हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग काफी खुश होंगे, बिल्कुल भी मुस्कुरा रहे होंगे, बिंदास होंगे। चलिए, तो आज हम लोग इस सेशन में साइकोमेट्री को कंटिन्यू करेंगे और साइकोमेट्री में सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि सेंसिबल कूलिंग होता क्या है। तो जैसा कि आप नाम ही देख रहे हो, सेंसिबल कूलिंग ना, तो कूलिंग का क्या मतलब होता है, किसी चीज को ठंडा करना। और जब हम किसी चीज को ठंडा करते हैं, इसका मतलब उसका टेम्परेचर कम होगा ना। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस सेशन में भी बताया था, सेंसिबल हीटिंग जस्ट उसका उल्टा है सेंसिबल कूलिंग। तो सेंसिबल कूलिंग में ठंडा होगा, इसका मतलब है इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो जो भी हमारा मॉइस्ट एयर है ना, जो भी हमारा मॉइस्ट एयर है उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज करेगा ना। और लेकिन ध्यान यही रखना है कि मॉइस्ट एयर का टेम्परेचर हम जरूर कम करेंगे, लेकिन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बिल्कुल भी कांस्टेंट रहेगा। तो कैन राइट ना, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी दैट रिमेन कांस्टेंट। चलिए, तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ ना सेंसिबल कूलिंग का ना, जिसमें कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर, यहां कहने का टेम्परेचर कहने का मतलब है, आपको समझना होगा ना, जब भी हम टेम्परेचर ऑफ मॉइस्ट एयर की बात करते हैं, वी ऑलवेज टॉक अबाउट ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, तो चलिए, ये तो बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए, अब हम इसको देखेंगे कि इस प्रोसेस को हम साइकोमेट्रिक चार्ट पे कैसे समझ सकते हैं। और जब हम साइकोमेट्रिक चार्ट पे इस प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर देंगे, तो जो अदर 7-8 प्रॉपर्टी है हमारी ना, जो भी मॉइस्ट एयर की, उस पे क्या उसका असर होता है, हम लोग इसको देखते हैं ना। चलिए, तो अगर हम साइकोमेट्रिक चार्ट पे इसका रिप्रेजेंटेशन देखें ना, रिप्रेजेंटेशन ऑन साइक्रोमेट्रिक चार्ट। चलिए, तो इसको हम लोग देखेंगे ना, एक एक करके सारे प्रॉपर्टी के बारे में समझेंगे ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप साइकोमेट्रिक चार्ट को गौर से देखोगे, तो दिस विल बी योर साइकोमेट्रिक चार्ट। ओके, इसमें कि मैंने बताया था ना, ये हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर ड्राई बल्ब टेम्परेचर ना। मैंने बताया था, हम राइट जाएंगे तो ड्राई बल्ब बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे तो W विल इंक्रीज। ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखना है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट हो। तो एक चीज तो स्पष्ट है ना, अगर ये आप ध्यान से अगर देखेंगे, एक चीज तो क्लियर है कि ये अगर कांस्टेंट है, दैट मींस ये पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल लाइन, ये कहीं ना कहीं हमारा कुछ ऐसा प्रोसेस होगा। तो मान लेते हैं ना, ये हमारा 1 है, ठीक है, और ये हमारा 2 है। ठीक है, चलिए, डायरेक्शन क्या होगा, टेम्परेचर घट रहा है, डेफिनेटली हम इधर जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, वापस आएंगे तो टेम्परेचर घटेगा। तो आप देख सकते हो ना, ये हमारा हो गया, लेट सपोज T1, ये हो गया T2 डिग्री सी ना, ये हमारा घट रहा, दैट इज सिंपल सेंसिबल कूलिंग। ओके, चलिए, इसमें अगर हम प्रॉपर्टीज पे गौर करें कि मॉइस्ट एयर की प्रॉपर्टीज पे हमारा क्या फर्क पड़ेगा, चलिए, तो 1 बाय 1 डिस्कस हम लोग करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्या है हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर, डीबीटी। चलिए, क्या होगा, आप कह सकते हो इट विल डिक्रीजेस, एरो नीचे घट रहा है, देख रहे हैं। चलिए, दूसरा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट। वेरी नाइस। नेक्स्ट, थर्ड, अब अगर हम यहां पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें ना, ध्यान देना है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी दैट मींस फाई। तो चलिए, फाई को समझने के लिए आप देख सकते हैं कि एक लाइन इस तरह से यहां फाई होगा, और ये कहीं ना कहीं इस तरह से फाई होगा, डेफिनेटली दिस phi2 एंड phi1। और ये आप जानते हो कि ये हमारा सेचुरेशन लाइन है, जो कि 100% होता है, राइट। तो 2 जो है वो इसके ज्यादा सेचुरेशन कर्व के करीब है, तो यहां पे क्या होगा हमारा, डेफिनेटली रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल इंक्रीज। तो ध्यान रखना है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर में अगर इसको हम आगे प्रोजेक्ट करें, तो देख रहे हैं ना, दिस पॉइंट विल बी योर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ये तो हमारा कांस्टेंट रह गया, तो कैन आई राइट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट।
चलिए ये 4 हो गए। ओके, इसके अलावे भी 3 और प्रॉपर्टी है, हम लोग इसको देखते हैं। एक हमारा हो जाएगा वेट बल्ब टेम्परेचर। ओके, इस पे क्या फर्क पड़ेगा, एक होगा स्पेसिफिक इंथैल्पी और एक होगा स्पेसिफिक वॉल्यूम। चलिए एक एक करके समझते हैं ना। चलिए वेट वाला टेम्परेचर, तो वेट वाला टेम्परेचर कैसे देखते हैं, मैंने आपको बताया था 30 डिग्री पे आप प्रोजेक्शन ले लो ना। यहां हॉरिजॉन्टल से अगर हम एक 30 डिग्री लाइन ले लें और इसको प्रोजेक्ट कर दें, ये जो हो जाएगा हमारा, ये जो 2 पॉइंट मिल रहे हैं ये हमारा हो जाएगा वेट बल्ब टेम्परेचर। मैंने बताया था कि वेट बल्ब टेम्परेचर ऊपर जाने पे इंक्रीज करता है, तो हम पहले यहां थे अभी यहां आए, एरो इधर है, यू आर मूविंग दिस साइड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो वेट बल्ब डिक्रीज कर जाएगा। चलिए वेट बल्ब टेम्परेचर अगर डिक्रीज कर गया ना, मैंने बताया था यहीं पे हमारा इंथैल्पी स्केल भी बना हुआ रहता है, तो जो ट्रेंड हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर का होगा वही ट्रेंड इंथैल्पी का होगा। तो आई कैन से दैट यहां इंथैल्पी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, आखिरी बचा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। मैंने बताया था स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के लिए हम लोग इस तरह से लाइन को प्रोजेक्ट करते हैं नीचे की ओर ना, तो अगर राइट जा रहे हैं तो स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ता है और लेफ्ट आएंगे तो घटेगा, राइट। तो हम अभी लेफ्ट मूव कर रहा है मेरा प्रोसेस 1 to 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा घट जाएगा। तो आई होप आप समझ चुके हैं ना कि हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के साथ साथ वेरियस प्रॉपर्टी को इस सेंसिबल कूलिंग में किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहां आते हैं। आई होप आप लोग कर लेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग इसका एक एग्जांपल देखेंगे ना, और उसके बाद बाईपास फैक्टर और इफिशियंसी ऑफ कॉइल, जैसे कि हमने सेंसिबल हीटिंग में पढ़ा था उसी तरह हम लोग सेंसिबल कूलिंग में पढ़ेंगे। ओके, लेट्स सी वन ऑफ द एग्जांपल। अगर आप एसी या रेफ्रिजरेटर का जब फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक इवोपरेटर के बारे में जानना होगा। इवोपरेटर क्या है, इवोपरेटर नथिंग बट एक कॉइल रहता है जिसमें कि हमारा एक वर्किंग फ्लूइड जो है वो फ्लो करता है, जिसे कि हम लोग रेफ्रिजरेंट करते हैं। तो अगर एसी में इवोपरेटर कॉइल आप देखेंगे तो एसी का काम क्या है, अगर आप समर एयर कंडीशनिंग को समझेंगे तो बाहर से जो मॉइस्ट एयर आता है वो काफी गर्म रहता है ना, उस कॉइल के अंदर एक काफी लो टेम्परेचर पे रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है जो उसका हीट एक्सट्रैक्ट कर लेता है और उसी मॉइस्ट एयर को जो कि हॉट था कोल्ड करके फिर आपको रूम में सर्कुलेट कर देता है ना। तो यहां पे भी आपको समझना होगा कहीं ना कहीं जो एसी में इवोपरेटर कॉइल लगा है वहां जो हमारा प्रोसेस हो रहा है वो आपका सेंसिबल कूलिंग हो रहा है, खास करके जब हम समर एयर कंडीशनिंग के बारे में समझेंगे। चलिए तो अगर इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक कॉइल है, ठीक है। चलिए ये हमारा हॉट एयर जो है, ठीक है, ये आपका हॉट मॉइस्ट एयर, ठीक है। मान लेते हैं इसका टेम्परेचर T1 डिग्री सी, ठीक है। ओके, अब ये इवोपरेटर कॉइल है ना जिसमें कि कहीं ना कहीं ना रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। चलिए रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कम होगा तभी ना इसका हीट ले पाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया कूलिंग कॉइल। चलिए तो इसका टेम्परेचर मान लेते हैं हम लोग T3, ठीक है। T3 इसलिए ले रहे हैं ओके, लेकिन जब ये कॉइल जब इसका टेम्परेचर हमारा है T3 ना, अब ये यहां से क्या होगा कि कुछ एयर को ये बाईपास भी करेगा, ठीक है। जैसे कि हमने सेंसिबल हीटिंग में देखा था कि कुछ एयर जो है इस कॉइल के कांटेक्ट में नहीं आने के कारण ना वो बाईपास हो जाता है, उस पर कोई भी ना हीट ट्रांसफर नहीं हो पाता है, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं कि ये कुछ हमारा बाईपास एयर है, ठीक है। अच्छा, और बहुत सारा एयर जो है यहां पे आपको ठंडा हो गया। नाउ दिस इज योर कोल्ड मॉइस्ट एयर। चलिए तो इसको हम लोग T2 ले लेते हैं, ठीक है।
ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं। तो यहां जो हीट ट्रांसफर होगा वो कैसे होगा, ये गर्म है, डेफिनेटली इसका टेम्परेचर जितना कम होगा उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा और आपके लिए उतना बेटर है ना। तो यहां पे ध्यान रखना है T3 टेम्परेचर काफी कम रहता है ना कंपेयर टू T1 एंड T2, लेकिन ध्यान रखना है जो उसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा उससे यह ज्यादा ही होगा, नहीं तो फिर ये ड्यू बनने लग जाएगा। ओके, तो यहां पे कैसे किस मोड में हीट ट्रांसफर होगा, अगर इसको आप समझेंगे ना, तो अगर मैं आपको कहूं किस मोड से हीट ट्रांसफर हो रहा है, दैट विल बी योर कन्वेक्शन। आई गेस आप समझ सकते हैं। चलिए, तो कन्वेक्शन के थ्रू ना इस हॉट मॉइस्ट एयर की जो हीट है वो इसके अंदर जो कूलिंग कॉइल के अंदर जो रेफ्रिजरेंट रहता है वो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो हीट जैसे यूज कर लेंगे इसका टेम्परेचर कम होगा, ये टेम्परेचर कितना हो गया हमारा T2 हो गया। ठीक है, तो अगर यहां पे हम ऑर्डर देखें टेम्परेचर का, डेफिनेटली T1 हमारा सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद T2 और सबसे कम टेम्परेचर होगा किसका, T3 का ना। उसका कारण है ना, जब तक इसका टेम्परेचर कम नहीं होगा तब हीट ट्रांसफर ज्यादा से ज्यादा नहीं होगा। अच्छा, इस प्रोसेस को अगर आप साइकोमेट्रिक चार्ट में भी समझे, अगर इस तीनों टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने का, तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं आप। ओके, उससे पहले मैं आपको बता दूं इसमें इंथैल्पी का वेरिएशन क्या होगा। तो आप जानते हो इंथैल्पी इज फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर, मैंने आपको पढ़ाया था ना कि इंथैल्पी इज फंक्शन ऑफ डीबीटी एंड W। तो W तो यहां कांस्टेंट है, तो एक तरह से इंथैल्पी किसका फंक्शन हो गया, ड्राई बल्ब टेम्परेचर का। तो जिसका हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर ज्यादा होगा, डेफिनेटली आई कैन से उसका इंथैल्पी भी हमारा ज्यादा होगा। तो यहां पे स्पेसिफिक इंथैल्पी का भी अगर ऑर्डर हम लिखे तो ये हमारा सेम आ जाएगा। ठीक है, ओके, थोड़ी देर में इसको हम लोग साइकोमेट्रिक चार्ट पे भी हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे और आपको रिप्रेजेंट कर देंगे, यही ऑर्डर हमें वहां भी मिलेगा। अब समझना है कि इस कॉइल का इफिशियंसी क्या होगा, या मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था एक टर्म के बारे में, बाईपास फैक्टर। यस, कि इस कॉइल का बाईपास फैक्टर क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट ना, मैंने बताया था बाईपास फैक्टर। बाईपास फैक्टर क्या बताता है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ एयर जो है वो बिना ठंडा हुए वो चला गया ना। तो यहां पे देखेंगे वही बात है ना, ये T1 था, मैक्सिमम T3 तक टेम्परेचर डिफरेंस है, इतना तक कूल हो सकता था, लेकिन हुआ कितना तक, T2 तक। तो एक तरह से आउटपुट बाय इनपुट, बेसिकली देख लीजिए बीपीएफ जैसे कि हमने उसके लिए लिखा था। तो यहां पे क्या है, T2 माइनस T3। तो एक्चुअल कितना हमारा टेम्परेचर कम हुआ, T2 तक, लेकिन होना कितना चाहिए था, T3 तक। तो आई कैन राइट T2 माइनस T3 दैट इज एक्चुअल बाय मैक्सिमम कितना हो सकता था, T1 टेम्परेचर है, T3 दोनों मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस है, यहां हो जाएगा T1 माइनस T3। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा बाईपास फैक्टर इसका हो गया। अगर आपको तीनों टेम्परेचर पता है तो आप कर लेंगे। एक बार फिर से देखें, T2 माइनस T3 हुआ एक्चुअल ना हीट ट्रांसफर, एक्चुअल टेम्परेचर ड्रॉप, इसके बीच डिफरेंस है, और ये हो गया मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहां से आप बाईपास फैक्टर निकाल सकते हो। मैंने आपको पढ़ाया था कि इफिशियंसी ऑफ कॉइल जो होता है दैट इज नथिंग बट 1 माइनस बाईपास फैक्टर। चलिए, तो यहां से आप इफिशियंसी ऑफ कॉइल निकाल लेंगे ना, इसको हम लोग एक्स से डिनोट करते थे। ये भी मैंने बताया था, जैसे सेंसिबल हीटिंग में देखा था, अगर सीरीज में लगा हुआ है, n सीरीज है, तो उस केस में हमारा बाईपास फैक्टर क्या आ जाएगा, x टू द पावर n ना। और अगर इफिशियंसी ऑफ कॉइल देखेंगे तो 1 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा इफिशियंसी ऑफ कॉइल किस केस में, जब हमारा ना n नंबर ऑफ रोज है, एक रो में आपका n नंबर ऑफ कॉइल्स जो है एक रो में लगा हुआ है, तो इस केस में आ गया। चलिए, ये हमारा सेंसिबल कूलिंग हो गया, इसमें एक एग्जांपल के थ्रू बता दिया, इसमें हमने बाईपास फैक्टर बता दिया। ठीक है, इफिशियंसी बता दे। कभी कभी इफिशियंसी ऑफ कॉइल जो है फिन्स के टर्म में पूछते हैं कि अगर फिन्स लगा हुआ है ना, तो वहां पे पूछते हैं कि क्या करना होगा। तो आप जैसा कि जानते हो क्या मोड हो रहा है, कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन में आप अगर फिन्स के बारे में हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे, जो फिन्स में हीट ट्रांसफर होता है, तो उसमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, जितना उसका हम सरफेस एरिया बढ़ा देंगे उतना ज्यादा हमारा इफिशियंसी बढ़ जाएगा। तो उस केस में है, आप अगर ना, उस केस में अगर आप स्पेसिंग कम कर देते हैं, स्पेसिंग बिटवीन फिन्स, अगर मैं इसको डिक्रीज कर दूं, स्पेसिंग कम करने का मतलब है नंबर ऑफ फिन्स की संख्या हम बढ़ा दे रहे हैं, या
और दूसरा है रो भी आप इंक्रीज कर सकते हो, रो ऑफ कॉइल। अगर ये भी अगर हम इंक्रीज कर देते हैं ना, ज्यादा रो कर देते हैं, तो हमेशा इस दोनों कंडीशन में ध्यान रखना है, इन दोनों कंडीशन में इफिशियंसी ऑफ कॉइल जो है हमेशा मेरा इंक्रीज करेगा। ये एक ऑब्जेक्टिव है जो बहुत फेमस पूछा जाता है कि किस केस में हमारा ना कॉइल का इफिशियंसी बढ़ेगा, या यू कैन से किस केस में बाईपास फैक्टर घटेगा, क्योंकि दोनों में जस्ट 1 माइनस का अंतर है, 1 माइनस बाईपास फैक्टर बराबर कॉइल। तो ध्यान रखना है, फिन्स का स्पेसिंग कम कर दीजिए। फिन का स्पेसिंग कम करने तो कॉइल जो है पास पास हो जाएगा, तो उससे सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगा, और सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा ना, कन्वेक्शन में आप जानते हो HA डेल्टा T, एरिया इंक्रीज, हीट ट्रांसफर विल इंक्रीज। ठीक है।